ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में 26 जून को मनाया जाता है जी मनशियात के ख़िलाफ़ आलमी दिन। मनशियात से तदारुक के ख़िलाफ़ आलमी दिन, यानी मनशियात का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है, कौन कौन से ममालिक में क्या सिचुएशन है। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर की बात करते हैं, तो शायद ही कोई चौक हो, चौराहा हो जहाँ पर आपको खुलेआम ना सिर्फ मनशियात बिकती हुई बल्कि मनशियात इस्तेमाल होती नज़र ना आती हों। आप केनाल रोड पे चले जाइए, आप मुस्लिम टाउन ब्रिज के नीचे चले जाइए, वहाँ पर बड़ी तादाद है ऐसे मनशियात के आदी अफराद की। ये मेट्रो ब्रिज के नीचे चले जाइए, आप दाता दरबार पे चले जाइए, मुख्तलिफ शहर की पॉकेट्स में आपको ये मनशियात के आदी अफराद मिलेंगे। जब कभी आपकी उनसे बात होती है, उनकी कहानी जानने का मौका मिलता है, तो फिर पता चलता है कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको किसी भी तरह की कोई मुशक्क़त करने की, मनशियात ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो उनको वहीं पर मिल जाती है। और वहाँ पर किस तरह से मिलती है, कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, और ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे कि तालीमी इदारों के बाहर मनशियात का फ़रोख्त होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये चीज़ें मुसलसल दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी पे बात करेंगे कि लाहौर में इस वक्त कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। एक्सपर्ट राय जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक बज़मी, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। तारिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, मनशियात हम देखते हैं कि हुकूमती इदारे भी मौजूद हैं, बातें भी की जाती हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया जाता है, इनको उठा के दूसरे शहरों में भी छोड़ा जाता है। कंट्रोल करने के लिए क्या वाकई ही इसी तरह के इक़दाम की ज़रूरत होती है? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने शो में जो है वो अपने लिया, लेकिन सबसे बड़ा इशू आपने रेज किया है कि मनशियात एक ऐसा इशू बन चुका है, बल्कि ऐसा नासूब बन चुका है कि जिससे सारा पाना अभी हाल ही में आपको मालूम है कि सीसीडी को ये टास्क दिया गया था कि आप मनशियात के खात्मे के लिए इक़दाम करें, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पंजाब पुलिस नाकाम हो चुकी थी। और जब सीसीडी ने तमाम बदमाशों को, तमाम डॉन्स को ठिकाने लगा दिया और जो किलर्स हैं उनको ठिकाने लगा लिया, तो उसके बाद कहा कि अब ये मनशियात के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हो। सही। और बहुत से ऐसे वाक़यात वो सामने आए कि मनशियात के खिलाफ इक़दाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद मनशियात के जो नेटवर्क्स हैं सिद्रा, आप हैरान होंगी कि उसमें खातिर खा कमी नहीं आई, बल्कि वो बिल्कुल कॉस्मेटिक तरीके से आराम से रूपोश हो गए, और उसके बाद जो है वो मंजरनामे पे फिर आ गए सामने। मतलब पहले मनशियात जो मिलती थी, अब वो ब्लैक में उससे ज्यादा महंगे दामों फरोख्त होने लग गए, और ये तब्दीली एक कॉस्मेटिक तब्दीली है। बदकिस्मती से पंजाब की सतह पे हमेशा जो ऑपरेशन किए गए हैं वो कॉस्मेटिक ऑपरेशन थे, कि आर्जी तौर पे जब ऑपरेशन किया जाता था तो मनशियात फरोश जो है वो अंडरग्राउंड हो जाते थे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता था तो उसके बाद वो फिर मंजरनामे पर आ जाते थे। बिल्कुल इसी तरह इस केस में हुआ, इस मामले में हुआ और इस सिनेरियो में हुआ। और बदकिस्मती से अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के बाहर जो है वो बाकायदा तौर पर मनशियात जो बिकती है। आप हैरान होंगी कि मनशियात यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजेस के अंदर पहुंच चुकी है। और ये मैं नहीं कहता, ये जब डीआईजी इमरान किश्वर साहब थे और उसके बाद एक गैंग पकड़ा गया था उस वक्त, जॉर्डन गैंग, तो जॉर्डन ने ये इतराफ किया था कि वो यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस के अंदर जो है वो मनशियात सप्लाई करता है, गोलियों की और वो एक ऐसा नेटवर्क था कि जो बहुत बड़ा था। हाँ जी तारिक, वो चॉकलेट गोलियों की शक्ल में जो स्कैंडल सामने आया था जॉर्डन गैंग के, मेरा ख्याल ये उसी की कहानी है कि किस तरह से बच्चों को इन चीजों पे लगाया जाता था। बिल्कुल उसी की कहानी है। अब उसका तरीका वारदात देखेंगे। जॉर्डन करता क्या था, वो चॉकलेट और टॉफी की सूरत में कैंटीन तक ये मनशियात पहुंचाता था, और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो कैंटीन होती थी, मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग वहां से वो चॉकलेट और टॉफी जो है वो यूज करते थे, उनको आसानी दस्तयाब थी। अभी एक और कानून मौजूद है कि 500 मीटर के रेडियस में आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के बाहर दुकान नहीं चला सकते सिगरेट की, तंबाकू की। लेकिन आपको भी नजर आती हैं और हमें भी नजर आती हैं कि यहाँ पे गुटखा भी फरोख्त होता है, यहाँ पे मनशियात भी बिकती है, यहाँ पे भंग चरस भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये ना कि आखिर आता कहाँ से। तारिक बज़मी, क्योंकि आप क्राइम स्टोरीज भी कवर करते हैं, यकीनी तौर पर इस हवाले से आपसे बेहतर मालूमात मेरा ख्याल है मेरे पास नहीं होगी। आपने कहा कि 500 मीटर का जो आसपास का एरिया है वहाँ पर मनशियात क्या, वहाँ पर सिगरेट भी बैन है, लेकिन हमने देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, स्पेशली बॉयज़ की मैं बात करूँगी, वो अपने
कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल सामने, बाहर बाइक पे टांग चढ़ाई, हाथ में जो है वो सूटे पे सूटे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ये अब तजवीज सामने आई है कि सिगरेट नोशी पे जो वो पाबंदी लगा देनी चाहिए पंजाब में, और मरियम नवाज जो है वो रेडिकल स्टेप्स तो लेती हैं सीएम पंजाब जो है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो मनशियात माफिया है वो बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर है कि बाज मनशियात फरोशों के खिलाफ तो ऑपरेशन पुलिस खुद नहीं करती। सबसे बड़ा सवाल तो ये ना कि पंजाब पुलिस की मौजूदगी में सीसीडी को ये ऑपरेशन क्यों दिया गया था, ये टास्क क्यों दिया गया था कि आप मनशियात जो है मनशियात फरोशों का खात्मा करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मनशियात फरोशों का नेटवर्क पुलिस के अंदर मौजूद था, और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मुकदमात हैं और बहुत सी ऐसी हिस्ट्री है पुलिस की कि पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व होते थे उन मनशियात फरोशों के साथ। ये मौजूदा डीआईजी ऑपरेशन ने बहुत से काम किए, फैसल कामरान ने बहुत से लोगों को सस्पेंड किया, बहुत से लोगों को सजाएं दी, और उसके बाद ये सीसीडी को टास्क मिला और सीसीडी ने बाकायदा तौर पे बहुत से इलाकों में ऑपरेशन किए। और आप हैरान होंगी कि बहुत से ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं कि जहां पे पुलिस जो है जाते हुए कांपती है, उसके पर जलते हैं। वहां पे शेखुपुरा में बहुत से ऐसे गांव हैं। तारिक बज़मी, आपने कहा कि ये जितने भी ऑर्डर्स आते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, ये कॉस्मेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ये कॉस्मेटिक ऑपरेशंस उन लोगों के खिलाफ हो जाते हैं जो कि मनशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इदारों को, हमारे पुलिस को या हमारे सीसीडी के जो यूनिट्स बने हुए हैं उनको मालूम ही नहीं है कि लाहौर में मनशियात कहाँ से आती है, कहाँ पर इसकी जड़ें हैं, कहाँ पर इसकी बुनियादें हैं, कौन कौन बेच रहा है। ऑपरेशन तो उनके खिलाफ होगा तो फिर ही मेरा ख्याल है कि नीचे तक असर आएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, फूलनगर में एक वाकया हुआ कि एक शख्स को उठाया, वो सहाफी था, सीनियर सहाफी, और उसके बाद उसको गंजा किया, उसकी भवें मूड़ दी, और उसके बाद उसको गधे में मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे फूलनगर का चक्कर लगवाया। अब जब पता चला कि ये क्या मामला था तो उसने मनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। ये तकरीबन 1.5 साल पहले का वाकया है। ये सीसीडी को उसके बाद टास्क मिला है। अब आपका ये सवाल कि इन यूनिट्स को, इस पंजाब पुलिस को पता नहीं होता कि यहाँ पे मनशियात फरोशी हो रही है। अब बिलाशुबा पिछले 1-1.5 साल से जो पुलिस है और हुकूमत है वो इस मामले में सीरियस और संजीदा नजर आए हैं कि यहाँ पे कॉस्मेटिक तब्दीली नहीं, बल्कि इसको अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से इसको एलिमिनेट किया जाए। और फिर सबसे पहले जो सवाल खड़ा हुआ वो ये कैबिनेट में कि क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को किस तरह से सेफ बनाया जा सकता है। इसमें बहुत से पुलिस अफसरान ने रिकमेंडेशंस भी दी कि अगर ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो ये मनशियात का नासूर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जिधरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पुलिस को जब खुली छूट दी गई तो जिसके पास 100 ग्राम चरस बरामद हुई उस पे 900 ग्राम डाल दी, उस पे 1000 ग्राम डाल दी, जिसके पास 2000 ग्राम बरामद हुई उस पे 500 डाल के उसको मुकदमे में रिलीफ दे दिया गया। तो ये जो काम है ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक पुलिस ठीक नहीं होगी। देखें, एक शख्स के पास 500 ग्राम चरस है और आप 1000 ग्राम के चरस के मुकदमे में उसको 5 साल के लिए अंदर कर रहे हैं तो उसके साथ ज्यादती है। तो फिर वो आके यही काम करेगा। और जिसके पास ज्यादा है उसको आप कम शो करके उसको मुकदमे में रिलीफ दे रहे हैं। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी उस वक्त तक मनशियात का खात्मा जो है मुमकिन नहीं हो सकता। तारिक बज़मी, मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त जो ऐसे हमारे यंगस्टर हैं जो दोस्तों की गैदरिंग की वजह से किसी ना किसी चक्कर में जो है वो मनशियात के आदी बन चुके हैं, गवर्नमेंट प्लान करती है कि उनके लिए रिहैब सेंटर्स हैं जी, हमें सुनने में यही मिलता है जी, उनको उठाया जाता है, उनको रिहैब सेंटर में डाला जाता है। क्या सरकार के पास इतने रिहैब सेंटर्स, इतनी कैपेसिटी है कि उन तमाम को वहाँ पर रखा भी जाए, उनके अखराजात भी बेयर किए जा सके? क्योंकि जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहाँ की इतनी ज़्यादा अखराजात हैं कि आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए क्या प्लान है? और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि जब ऑपरेशन होता है, गाड़ियाँ भरी जाती हैं, इनको कहाँ ले जाया जाता है और फिर ये वापस कैसे आते हैं? हाँ, जो पहला सवाल का पहला हिस्सा आपका है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए हैं या नहीं। अभी तक कोई रिहैब सेंटर्स जो है वो नहीं बनाए, लेकिन तजवीज ज़ेरे गौर है। और बताया ये गया कि लाहौर के गिरदोनवा में कम से कम 2-3 सेंटर्स जो है वो होने चाहिए। एक सेंटर जो है वो काम कर रहा है लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, ये वापस कैसे आ जाते हैं? जब किसी चरस के आदि को, भंग के आदि को, अफ्यून के आदि को, मनशियात के आदि को पुलिस उठाती है तो जब उसको हवालात में रखती है तो 24 घंटे वक्त होता है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है।
तो उस 24 घंटों में उसको जितनी बार चर्स की नशे की तलब होगी तो जाहिर है पुलिस को प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर उसकी हालत खराब होगी और उसकी जिम्मेदार भी पुलिस होगी। तो पुलिस अमूमन ऐसे केसेस से जान छुड़ाती है, जो छुड़ाना बनता है। जाहिर है ये तो नहीं होगा कि पुलिस वाले पकड़ के उसको बंद कर दें और उसके बाद उसकी जब तबीयत खराब हो जाए, हालत बिगड़ जाए, उसे कुछ हो जाए, तो फिर जाहिर है कि उनके साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जाएगा और उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। तो इससे वो जान छुड़ाने के लिए उनको प्रोवाइड भी करना पड़ती है। ये तो है पीने वाले। जो पिलाने वाले वो तो हाथ ही नहीं आते सिद्रा, वो बहुत ऊंची और बड़ी जगहों के रिहायशी हैं। वो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि जिन पे हाथ डालते हुए हाथ टूट जाते हैं। वो इतना पावरफुल माफिया बन चुका है, जिसके लिए हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए। हुकूमत जैसे अभी डॉन्स के खिलाफ, जैसे किलर्स के खिलाफ, शूटर्स के खिलाफ सरगर्मी अमल हुई है, इसी तरह हुकूमत को संजीदा बुनियादों पर सीसीडी को जो टास्क सौंपा गया है, सीसीडी इस पर अमल करते हुए मनशियात फरोशी को बिल्कुल खत्म करे। ये सीसीडी को मिले हुए तकरीबन 2 माह हो गए, लेकिन अभी तक मनशियात फरोशी के खात्मे के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई कि जी खात्मा हो चुका है उसका और बिल्कुल खत्म हो गया। ये अभी भी चौक चौराहों में और जगह जगह पे जो है वो मनशियात आपको मिल जाती है लाहौर में। तारिक बज़मी, जो रिपोर्ट है यूएन की जानिब से जो सामने आई है, उसमें यह भी बताया गया है कि दुनिया में सालाना 24 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि भंग और चर्स के आदी हो जाते हैं, इन नशों में मुब्तला हो जाते हैं। पाकिस्तान की कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, या फिर ये पूरी दुनिया का ही रुझान है कि दुनिया के जो लोग हैं, स्पेशली यंगस्टर्स की मैं बात करूँगी, वो नशे की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है? हाँ सिद्रा, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जिन 2 नशों का जिक्र आपने किया, भंग और चर्स, अक्सरियत तो ये इसको नशा समझती ही नहीं है। मतलब हमारी अवाम में अक्सरियत जो है वो इसको नशा नहीं समझती कि चर्स है, ट्रक ड्राइवर है, वो चर्स पी के ट्रक इसलिए चला रहा है कि उसको नींद ना आए। लोग यहाँ पे, मैंने स्टूडेंट्स को सुना है, वो चर्स के फवायद बयान करते हैं कि चर्स पी के इंसान फोकस्ड होता है, उसको जल्दी याद होता है, वो भूलता नहीं है, वो काम ज्यादा कर सकता है। और इसी तरह जो भंग है, आपने देखा होगा कि भंग को मुख्तलिफ चीजों में मिलाकर जो इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो एक गैबेका टैबलेट आती है, जिस टैबलेट पे पाबंदी है, मेडिकल स्टोर वाले रख नहीं सकते, और वो डॉक्टर नुस्खे के मुताबिक जो है वो मिलती है, उसके बगैर नहीं दे सकते। शादरा टाउन एक ऐसा इलाका है जहां पे स्टिंग की बोतल में ये टैबलेट इस्तेमाल करके लोग पी रहे हैं, और फार्मेसी वाले बगैर नुस्खे के, बगैर सब्सक्रिप्शन के, बगैर डॉक्टर के एडवाइस के वो जारी करते हैं और वो उनको देते हैं, और लोग इस पे लग रहे हैं। जो आपने तादाद बताई 24 करोड़, पाकिस्तान में ये तादाद ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक से। और दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो लोग चर्स और भंग का इस्तेमाल करते हैं वो कम करते हैं। हमारे यहाँ अगर सिगरेट पी जाती है तो उसको आदत बना के बहुत ज्यादा इनटेक लिया जाता है। इसी तरह चर्स और भंग को भी सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि हम उसके फवायद गिनवाते हुए, उसको फायदेमंद समझते हुए अपने काम काज में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रक ड्राइवर की एग्जांपल दी। हमारे यहाँ कहा जाता है ड्राइविंग स्कूलों में, पाकिस्तान में जो 41% तादाद है वो ट्रक ड्राइवर्स की ही है कि उन्होंने जब लॉन्ग रूट्स में जाना है तो वो इसको जो है वो एक्टिव रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में आदत बन जाती है उनकी। नहीं, ये कहा तो नहीं जा सकता कि वो एक्टिव रहने के लिए ही कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से एक फायदा उसका बताते हैं और जवाब तलाश करते हैं कि जनाब हम तो इसलिए पीते हैं। और नशई कोई भी होगा, आप ये नोट कर लें, कोई भी नशई होगा उसको बताए ना कि यार ये नशा बहुत बुरी चीज है, वो उसके 10 फवायद गिनवाएगा कि मैं इसलिए करता हूं क्योंकि अगर मैं सिगरेट ना पीऊं तो मुझे खाना हजम नहीं होता, मैं अगर चर्स ना पीऊं तो मैं फोकस नहीं रह सकता, मैं काम नहीं कर सकता। इसी तरह ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके पास एक जवाब अपना घटते हैं वो कि हमसे ट्रैवल नहीं होता, हमने चूंकि मंजिल पे पहुंचना होता है, चीजें पहुंचानी होती हैं, तो इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये तो उनका सिर्फ मन घड़त एक जवाब है जिसको बुनियाद बनाकर वो अपनी आदत को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, वो नशे को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। और हमारे रोड्स पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स और सबसे ज्यादा ट्रैफिक की वायलेशन जो है वो इन ट्रक ड्राइवर्स की जानिब से सामने आती है। आप आए रोज सुनती हैं कि डंपर ने टक्कर मारी, बंदा मार दिया, मोटरसाइकिल को कुचल दिया, राहगीर को कुचल दिया। इसी तरह हाईवेज पर जब ट्रक चलते हैं तो ट्रक जिगजैग की सूरत में भी चलते हैं और वो अपनी कमांड जो है वो खो देते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि वो नशे में होते हैं या फिर ये है कि वो थके हुए होते हैं। तो ये जवाब उनका है और ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। तालीमी इदारों से मनशियात का खात्मा सिर्फ उसी सूरत मुमकिन हो सकता है कि जब अवाम कोऑपरेट करे
और पुलिस जो है वो एक्शन ले प्रॉपर। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट जो है वो एक्शन नहीं लेती। अगर कोई इस किस्म का बंदा हो तो कहते हैं इससे दूर ही रहो, जो कर रहा है अपने तय कर रहा है, खैर। और फिर हम इस ये किस्म भी की बातें की जाती हैं, तारिक कोई बसमी, रिहैब सेंटर नहीं। फिर हम ये भी तो कहते हैं ना कि इस तरह की बात बाहर निकलेगी तो इदारे की रिप्यूट पे क्वेश्चन मार्क, हालांकि इदारे की रिप्यूट पे सवाल नहीं उठेगा, बल्कि अच्छा समझा जाएगा कि इदारे ने जीरो टॉलरेंस दिखाई है और ऐसे बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है ताकि बाकी बच्चे खराब ना हो। तारिक, अगर हम दुनिया की भी बात करते हैं और पाकिस्तान की भी बात करते हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता इस तरह की किसी भी चीज़ के इस्तेमाल का। हाँ, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं उनके मज़ाहब इजाज़त देते हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं, दैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा तो मज़हब भी इजाज़त नहीं देता। और दूसरा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि लाहौर शहर में या फिर पाकिस्तान के कौन से ऐसे शहर हैं, लाहौर शहर के कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है? सबसे पहले यहाँ से आगाज़ होना चाहिए। अच्छा, लाहौर से शुरू करते हैं। लाहौर में 2 गांव हैं और उन 2 चकूक में कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही। एक फिरोजवाला का गांव है कि जो मनशियात में शेखुपुरा में पहले नंबर पे है, और माजी में जो मुल्तान रोड है वहां पे एक इलाका है जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, वहां पे मनशियात फरोशी होती थी, लेकिन अब वहां पे कंट्रोल्ड है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां पे पुलिस जाना गवारा नहीं करती, और बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां से पुलिस जो है वो पैसा इकट्ठा करती है। और ये पुलिस का मतलब मेरा ये नहीं है कि सारी पुलिस पैसा लेती है, लेकिन जी उनके महाना लगे हुए हैं कि उन्होंने उनको सपोर्ट करना है, मंथली सिस्टम, मंथली बेसिस पे। और फिर यही नहीं, बल्कि उन्हें सियासी असर रसूख भी हासिल है, वो किसी ना किसी का हाथ भी उनके सर पे होता है। तो ये सिस्टम इतना आसान नहीं है जितना मतलब समझा जा रहा है। अभी जो हमने जॉर्डन गैंग की बात की थी, तो जॉर्डन गैंग तो जॉर्डन तो सामने आता ही नहीं था। वो तो ऐसा नेटवर्क चलाता था कि टीसीएस के जरिए, जो ये कंपनीज है इनके जरिए, कोरियर कंपनीज के जरिए नशा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। हमने प्रोग्राम किया, हमने चर्स जो है वो बाकायदा कोरियर कंपनी के जरिए मुतल्लिका मकाम पे पहुंचाई और किसी ने पूछा तक नहीं। अब देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार पुलिस नहीं है। कोरियर कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको वायलेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कि आप किस तरीके से ये ममनुआ अद्वियात या ये चर्स या ये नशा आवर चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे करते हैं। और जॉर्डन गैंग 10 साल से इस खित्ते में, इस इलाके में, इस लाहौर शहर से कमाई करके अपनी अरबों की बाहर प्रॉपर्टी बना चुका था। तो इसको कोई पूछने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि वो सामने नहीं आ रहा था। तो इसी किस्म के आउटस्कर्ट्स हैं, इसी किस्म की पॉकेट्स हैं। लाहौर में आप काना साइड पे देख लें, लाहौर में आप शादरा साइड पे, आगे फिरोजवाला इस साइड पे देख लें, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां से मनशियात इजीली अवेलेबल है, और बहुत से अंदरून के इलाके हैं कि जहां पे मनशियात अवेलेबल हैं। अच्छा, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती? पहले ये होता था कि पुलिस जो है वो बाकायदा नजर रखती थी और वहां पे रैकी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, तो उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन अब पुलिस के उन्होंने तरीके नए ढूंढ लिए हैं इसकी तरसील के लिए, चर्स की तरसील के लिए, नशा और चीजों की तरसील के लिए, कि पुलिस की आंखों में धूल भी झोंक देती है। और अगर पुलिस को पता चल जाए अगर ईमानदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, और अगर उनके साथ मिल जाए तो फिर सत्ते खैरा हो जाती है, फिर ये तरसील जो है वो बढ़ जाती है। तारिक बसमी, मुझे ये बताइए कि ये लोग जो गिरफ्तार हो जाते हैं, मनशियात चाहे वो बेच रहे हैं या फिर कोई नेटवर्क चला रहे हैं, जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं फिर उसके बाद इनके साथ क्या होता है? क्या ये कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं? क्या कानून इनको सपोर्ट करता है या फिर कानून इनको सख्त सजाएं देता है? क्या हमारे कवानीन में भी कुछ तरमीम की जरूरत है? अच्छा, कवानीन तो बड़े सख्त हैं सिद्रा इस मामले में कि अगर आपके पास 1000 किलोग्राम 1100 ग्राम चर्स बरामद हुई है तो फिर आप 5 साल के लिए अंदर हैं, आपकी कोई जज जो है वो जमानत नहीं लेता। ठीक है, ये नाकाबिले जमानत जुर्म है। अब इससे पहले आ जाए कि जब मुकदमा रजिस्टर्ड होता है तो उस मुकदमे में कितनी अफ्यूम डालनी है, कितनी चर्स डालनी है, कितना नशा आवर चीज है वो डालनी है जिसकी वजह से ये 9C बन जाए। यानी अगर 1000 ग्राम है तो उसमें ज्यादा करनी है या कम करनी है या कितने का पर्चा देना है, ये एसएचओ पे डिपेंड करता है। सही। अमूमन होता ये है, मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर 1000 ग्राम आपने चर्स बरामद कर ली और बरामद करने के बाद अब उससे डील हो गई तो फिर
मुकदमा जो है वो 200, 300, 400 ग्राम का दे दिया जाता है, जिसकी 2-3 दिन बाद जमानत हो जाती है। सही। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो उसी मुकदमे को आप 2000 ग्राम पे भी ले जाते हैं कि 5 साल के लिए वो अंदर जाएगा। अब जो शख्स ये काम करता है, इस किस्म की तरसील करता है, तो उसके लिए 5-10 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होती किसी भी इदारे के किसी भी शख्स को। अब वहां पे इदारे का कसूर ये आ जाता है कि जितनी चर्स मिले या जितना नशा मिले उतना प्रॉपर मुकदमा बनाए ताकि उसको करार वाकई सजा हो, वो अदालत में जाए। फिर दूसरी चीज, जब मिसल और जिम्नी मुकम्मल करते हैं तो उसमें बाज सुकम रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो उसका फायदा उठाती है और मुलजिम की तरफ से जो वकील होता है वो जब जिरा करता है तो वो ऐसे सवालात करता है कि जिसका तफ्तीशी के पास जवाब नहीं होता। और बाज औकात 200 ग्राम आपके पास बरामद होती है किसी शख्स के पास और उससे कोई डील नहीं बन पाती, तो उस पर माल मुकदमा जो है वो 1000 ग्राम करने के लिए माल खाने से भी ये चर्स या फ्यूल वगैरह डाल दी जाती है। सुकम तो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोसाइटी में या हमारे इदारों में अच्छे लोग मौजूद नहीं है। उन अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए और उनको क्रैक डाउन करना चाहिए। देखिए, जिन्होंने जॉर्डन तो हमारी ही पंजाब पुलिस है, जिन्होंने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया वो भी हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस है। तो मसला ये है कि अच्छे लोगों को ऐसी जगहों पे, ऐसी सीट्स पे तैनात किया जाए ताकि इन ऑपरेशंस में जो है वो कामयाबी मैसर। सही। तारिक बज़मी, जिन हकायक से आपने पर्दा उठाया है वो तो तमाम चीज़ें सुन के मेरे जहन में बस एक ही जुमला मुसलसल जो है वो सर्कुलेट कर रहा है कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने टाइम दिया। और यकीनी तौर पर इस वक्त 67 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह का नशा कर रहे हैं और आदी हो चुके हैं और शफाफियत का फुकदान है। इनको पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट भी हमें बता रहे थे कि उस तरह से सज़ाएं नहीं मिलती, फिर पुलिस का बीच में किरदार आ जाता है। और पुलिस का किरदार यकीनी तौर पर जब भी हम मशकूक किरदार की बात करते हैं तो उन नेगेटिव पहलुओं की हम बात कर रहे होते हैं, वो काली भेड़ों की बात कर रहे होते हैं, पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन मुसलसल जब पुलिस की सरपरस्ती इस तरह के केसेस में सामने आती है तो फिर मामला ठीक नहीं बल्कि ख़राब होते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होती है।